अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात भारत का सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला शहर कुछ ही मिनटों में एक युद्ध भूमि बन गया था, जहां लोग अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे, वहीं अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। जहां हंसी थी वहां चीखें भर गईं, और सबसे खतरनाक बात, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये एक ऐसा हमला था जो महीनों की प्लानिंग के बाद भारत के दिल पे किया गया था। 26 नवंबर 2008, वो रात जिसे मुंबई ही नहीं पूरा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। ये कहानी है उन 60 घंटों की जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा था। 26 नवंबर 2008, रात के करीब 9 बज रहे थे। मुंबई, भारत का सबसे व्यस्त शहर, जहां हर रात की तरह जिंदगी अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। ताज होटल की चमकती रोशनी, सीएसटी स्टेशन की भीड़, कैफे लियोपोल्ड में हंसी और बातचीत, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में ये शहर इतिहास के सबसे खतरनाक हमलों में से एक का गवाह बनने वाला है। अरब सागर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। उस नाव पर सवार थे 10 लोग, हाथों में AK-47, बैग में ग्रेनेड्स और दिमाग में एक ही मकसद, अधिक से अधिक तबाही। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये पूरी तरह ट्रेन टेररिस्ट्स थे, जिन्हें महीनों तक ट्रेनिंग दी गई थी। उनका हर कदम प्लान किया गया था, हर टारगेट पहले से डिसाइड था, और सबसे खतरनाक बात, उनके हैंडलर्स उन्हें लाइव इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, सीधे पाकिस्तान से। रात करीब 8:30 बजे ये लोग मुंबई के कोलाबा इलाके के पास उतरते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर ये अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ते हैं। कोई सीएसटी स्टेशन की तरफ, कोई ताज होटल, कोई ओबेरॉय, कोई नरीमन हाउस। मुंबई को चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन शहर अभी भी अनजान था। और फिर रात 9:20 पर सीएसटी रेलवे स्टेशन, जहां हजारों लोग मौजूद थे, अचानक 2 अटैकर्स अंदर घुसते हैं और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर देते हैं। पहले कुछ सेकंड लोगों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर अचानक चीखें गूंजने लगती हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैकर्स रुकते नहीं, वो लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक चेहरा साफ दिखाई देता है, हाथ में AK-47, आंखों में कोई डर नहीं। ये था अजमल कसाब, उसके साथ उसका साथी, दोनों पूरे स्टेशन को टेरर में बदल चुके थे। उसी समय मुंबई पुलिस को पहला कॉल आता है, सीएसटी पर फायरिंग हो रही है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कॉल्स बढ़ते हैं, सिचुएशन क्लियर होने लगती है। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। कुछ ही मिनटों में लियोपोल्ड कैफे में भी फायरिंग शुरू हो जाती है, लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा जाता है। फिर ताज होटल, जहां अटैकर्स अंदर घुसकर हॉस्टेज सिचुएशन बना लेते हैं। होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग कमरे में छुप जाते हैं, कुछ हेल्प के लिए कॉल करते हैं, लेकिन बाहर सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और सामने फुली ट्रेन टेररिस्ट्स। फिर भी कुछ ऑफिसर्स बिना सोचे समझे अंदर घुस जाते हैं। उनमें से एक नाम था हेमंत करकरे, ATS चीफ, जिन्होंने खुद ऑपरेशन लीड किया। लेकिन सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि कई ब्रेव ऑफिसर्स अपनी जान गंवा बैठे। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वॉर जैसा था जो शहर के बीचों बीच चल रहा था। इसी बीच दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो जाती हैं। PMO, होम मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी एजेंसीज सब एक्टिवेट हो जाते हैं। NSG कमांडोज को तुरंत मुंबई भेजने का फैसला होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, NSG दिल्ली में थी और उन्हें मुंबई पहुंचने में टाइम लगना था। हर मिनट क्रिटिकल था। मुंबई जल रही थी और पूरा देश टीवी पर यह सब देख रहा था, लाइव, बिना किसी फिल्टर के। ताज होटल में आग लग चुकी थी, धुआं आसमान तक जा रहा था। अंदर फंसे लोग मदद का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग विंडोज से सिग्नल्स दे रहे थे, कुछ फोन पर आखिरी बार अपने घर वालों से बात कर रहे थे। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक नाइटमेयर था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 26 नवंबर 2008, रात अब और भी भारी हो चुकी थी। मुंबई के कई हिस्सों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी, आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए था। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। दिल्ली, रात के करीब 11:30 बजे एक अर्जेंट कॉल के बाद NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को एक्टिवेट कर दिया जाता है।
ये वही एलीट फोर्स है जिसे सबसे खतरनाक सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। एनएसजी उस समय दिल्ली में थी और मुंबई 1000 किलोमीटर दूर। हर मिनट की देरी किसी की जान ले सकती थी। कमांडो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ब्लैक यूनिफॉर्म, हथियार, नाइट विजन गेयर, हर कोई जानता था कि ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां दुश्मन छुपा हुआ है और हर कमरे में मौत हो सकती है। उसी समय मुंबई में सिचुएशन और बिगड़ चुकी थी। ताज होटल के अंदर आग फैल चुकी थी। गोलियों की आवाज़ लगातार आ रही थी। कई लोग कमरों में बंद थे। कुछ लोग फ़ोन पर हेल्प मांग रहे थे। एक महिला अपने परिवार को आखिरी बार कॉल करती है, हम शायद बच नहीं पाएंगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन बाहर कोई तुरंत मदद पहुंचा नहीं पा रहा था। आखिरकार रात करीब 1 बजे एनएसजी कमांडोज को लेकर स्पेशल एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। अंदर बैठे हर कमांडो के चेहरे पर एक ही चीज़ थी, फोकस। कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बस एक मिशन, हॉस्टेजेस को बचाना और अटैकर्स को खत्म करना। 27 नवंबर सुबह करीब 5 बजे एनएसजी मुंबई पहुंचती है। सीधे एक्शन में उतर जाती है। टारगेट्स क्लियर थे, ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस। सबसे पहले कमांडो ताज होटल के अंदर घुसते हैं। अंदर का नज़ारा पूरी तरह तबाह, टूटी हुई चीज़ें, धुआं, खामोशी और कहीं कहीं गोलियों की आवाज़। ये कोई होटल नहीं रहा था, ये एक बैटलफील्ड बन चुका था। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हर कमरे को चेक करते हुए। हर कोने में खतरा हो सकता था, क्योंकि अटैकर्स को नक्शा पता था और वे लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। एक कमरे से आवाज़ आती है। कमांडो दरवाज़ा तोड़ते हैं। अंदर कुछ लोग छुपे हुए मिलते हैं, डरे हुए, सहमे हुए। कमांडो उन्हें बाहर निकालते हैं। आप सेफ हैं, हम आ गए हैं। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन उसी समय एक और फ्लोर पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। कमांडो तुरंत कवर लेते हैं और जवाबी फायर करते हैं। ये आम लड़ाई नहीं थी, ये क्लोज कॉम्बैट था, जहां हर सेकंड में फैसला होता है, जीवन या मौत। उधर सीएसटी से भागने के बाद अजमल कसाब और उसका साथी शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे। वे एक कार हाईजैक करते हैं और पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ती। गिरगाम चौकपट्टी के पास एक नाका लगाया जाता है। पुलिस तैयार खड़ी होती है। जैसे ही कार पास आती है, रोकने का इशारा किया जाता है, लेकिन अटैकर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस भी जवाब देती है। एक वायलेंट इनकाउंटर शुरू हो जाता है। इस इनकाउंटर में कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, लेकिन एक ऑफिसर पूरी बहादुरी के साथ सामने आता है, तुकाराम ओम्बले। वो बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे कसाब की तरफ बढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कसाब गोली चलाता है। ओम्बले को कई गोलियां लगती हैं, लेकिन फिर भी वो कसाब को छोड़ते नहीं जब तक बाकी पुलिस उसे पकड़ नहीं लेती। ये पल पूरे ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अब पहली बार एक अटैकर जिंदा पकड़ा गया था। कसाब को तुरंत कस्टडी में लिया जाता है। पूछताछ शुरू होती है और धीरे धीरे एक एक करके सच सामने आने लगता है। वो बताता है कि वे पाकिस्तान से आए थे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, टारगेट्स पहले से तय थे, और सबसे शॉकिंग बात, उनके हैंडलर्स उन्हें लाइव इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, फ़ोन पर, पूरे अटैक के दौरान। इसका मतलब साफ था, ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया ऑपरेशन था। उधर एनएसजी का ऑपरेशन जारी था। ताज होटल में कमांडो एक एक फ्लोर क्लियर कर रहे थे, लेकिन अटैकर्स अब भी अंदर छुपे हुए थे और हर बार अचानक अटैक कर रहे थे। आग बढ़ती जा रही थी, धुआं पूरे होटल में फैल चुका था, विजिबिलिटी कम हो रही थी, लेकिन कमांडो रुक नहीं सकते थे। अंदर अभी भी हॉस्टेजेस फंसे हुए थे। नरीमन हाउस में भी हॉस्टेज सिचुएशन थी। एनएसजी वहां भी ऑपरेशन शुरू करता है। रोप से ऊपर उतरते हुए कमांडो अंदर घुसते हैं। हर तरफ टेंशन, हर तरफ अनसर्टेनिटी। घंटों की लड़ाई के बाद एक एक करके लोकेशन सिक्योर होने लगती है, लेकिन ये आसान नहीं था। हर कदम पर रिस्क था, हर मोड़ पर खतरा। ये ऑपरेशन सिर्फ बुलेट्स का नहीं था, ये पेशेंस, स्ट्रैटेजी और करेज का टेस्ट था। पूरा देश सांस रोक कर देख रहा था। हर अपडेट, हर खबर, लोग प्रार्थना कर रहे थे कि ये नाइटमेयर खत्म हो जाए। लेकिन अभी आखिरी चैप्टर बाकी था। ताज होटल, जहां आखिरी अटैकर्स अब भी छुपे हुए थे और अंतिम लड़ाई अभी बाकी थी। 26 नवंबर की वो रात अब 27 नवंबर में बदल चुकी थी, लेकिन ताज होटल के अंदर समय जैसे रुक गया था। धुआं, आग, टूटी हुई दीवारें और हर कोने में छिपा हुआ खतरा। एनएसजी कमांडो अब आखिरी चरण में थे। ताज होटल का हर फ्लोर धीरे धीरे क्लियर किया जा चुका था, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट्स कह रहे थे कि कुछ अटैकर्स अब भी अंदर छुपे हुए हैं। और यही था सबसे खतरनाक हिस्सा, क्योंकि अब अटैकर्स डेस्परेट हो चुके थे, और एक डेस्परेट दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कमांडो एक बार फिर फॉर्मेशन बनाते हैं। हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा जा रहा था।
कमरे का दरवाजा खोलने से पहले दीवारों के पीछे तक चेक किया जा रहा था। हर आवाज, हर शैडो एक शक बन चुकी थी। अचानक ऊपर के एक फ्लोर से फिर से फायरिंग की आवाज आती है। कमांडो तुरंत पोजीशन लेते हैं। कॉन्टैक्ट, अपर फ्लोर। एक टीम ऊपर की तरफ बढ़ती है। सीढ़ियों पर हर कदम मौत के और करीब ले जा रहा था। जैसे ही कमांडो फ्लोर पर पहुंचते हैं, अचानक सामने से गोलियां चलती हैं। कमांडो तुरंत कवर लेते हैं और जवाबी फायर करते हैं। धुआं और गोलियों की आवाज पूरा माहौल हिला देती है। ये अब एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ हाईली ट्रेन्ड एनएसजी कमांडोज, दूसरी तरफ हेवीली आर्म्ड अटैकर्स। डिस्टेंस बहुत कम था। हर गोली सीधे टारगेट के लिए थी। एक कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके सामने एक कमरा जहां से मूवमेंट दिख रही थी। वो संकेत देता है 3, 2, 1। दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर से अचानक फायरिंग होती है, लेकिन इस बार कमांडो तैयार थे। कुछ सेकंड की इंटेंस फायरिंग के बाद कमरा शांत हो जाता है। एक अटैकर न्यूट्रलाइज हो चुका था, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। ताज के अंदर अब भी कुछ जगहों पर आग जल रही थी। धुआं इतना घना था कि देख पाना मुश्किल हो रहा था। कमांडो थर्मल और नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहे थे। हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। धीरे धीरे आखिरी अटैकर्स तक पहुंच बना ली जाती है। अब ये अंतिम टकराव था। पूरा देश सांस रोककर इस पल का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ मिनटों की और भी तेज फायरिंग और अचानक खामोशी। एनएसजी का एक कमांडो धीरे से आगे बढ़ता है, कमरे के अंदर झांकता है और फिर रेडियो पर एक मैसेज देता है, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। ये वही पल था जिसका इंतजार पूरे देश को था। लगभग 60 घंटे बाद ये ऑपरेशन खत्म होता है। मुंबई, जो 3 दिनों से एक युद्ध भूमि बन चुका था, अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन इस शांति की कीमत बहुत भारी थी। कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई बहादुर पुलिसकर्मी और कमांडो हमेशा के लिए इस देश के लिए शहीद हो गए। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर और तुकाराम ओमले जैसे वीर, इन सब ने दिखा दिया कि असली बहादुरी क्या होती है। एनएसजी के कमांडो, जिन्होंने बिना रुके घंटों तक लड़ाई लड़ी, उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। अजमल कसाब, जो जिंदा पकड़ा गया था, उससे मिली जानकारी ने पूरी साजिश का सच दुनिया के सामने ला दिया। ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। 26/11 ने भारत को बदल दिया। सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम, सब कुछ और मजबूत किया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के अंदर आया। एक डर और साथ ही एक एकता। आज भी जब 26/11 का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक अटैक याद नहीं आता। याद आती है वो रात, वो 60 घंटे और वो लोग जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसी सच्ची कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सुरक्षित क्यों हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।